है वेलकम एक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स को, यानी रिक्त स्थानों को, जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड है। और यह ग्रामर से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स में आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो लेवल है 10th का वो इतना हाई भी नहीं आएगा कि काफ़ी हाई लेवल के आपसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे जो बनेंगे नहीं। जो आपने देखे हैं, जो आपने रीड किए हैं, जो ग्रामर के रूल आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी तक आपने आर्टिकल पढ़ा है, वर्ब जो कि टेंस के अनुसार पूछी जा सकती है आपसे, डिटरमाइनर पूछे जा सकते हैं, प्रीपोजिशन पूछे जा सकते हैं। इन्हीं से आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, डिग्री वगैरह से बन सकते हैं। तो मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। हम यहाँ पर 15 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। अभी आपको 7 दिखाई दे रहे हैं, इसके जस्ट बाद इसी वीडियो में आपको और जो है मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवाने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ देखिए, आप पहला आपका सेंटेंस है सी हर होमवर्क डेली। अब आपसे पूछा गया है कि डू, डज और डिड में से यहाँ पर क्या आएगा। वह अपना गृह कार्य रोजाना करती है। यहाँ पर वह जो लड़की है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी आप कहेंगे इसको एक वचन। और आप सभी जानते हैं कि सिंपल टेंस यदि आपका हो, यानी अफर्मेटिव टेंस आपका हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो कि पहला ही टेंस होता है, उसमें कभी भी हेल्पिंग ऑफ नहीं आती है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आप सी के अनुसार डज हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे एक वचन कर्ता के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। वह अपना गृह कार्य जो है रोजाना करती है। तो आपको यहाँ पर वर्ब लगानी होगी। कौन सी? मेन वर्ब लगानी होगी। तो ये सभी आपकी मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? आप यहाँ पर इस टेंस के अनुसार जो मेन वर्ब लगनी चाहिए, कि वर्ब के साथ ए से ईएस वाला फॉर्म यहाँ पर आता है, तो आपके लिए सूटेबल हो जाएगी डज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, डज हर होमवर्क डेली। अगर यहाँ पर होता आई यू वी दे, तो यहाँ पर हम डू लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट एक वचन करता हो तो वर्ब भी एक वचन करता वाली ही आती है, यानी एस या एस लगी वाली वर्ब आती है। यह आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह आपकी मेन वर्ब है। इस बात का आपको ध्यान रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि वह जो अपना होमवर्क डेली करती है, तो उसने अपना गृह कार्य रोजाना किया, तो फिर ये डेली वाला शब्द है ना, इससे डिड नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, आप इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आपके पास है स्विम और स्विमिंग। आप सोचेंगे स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ऐसा लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा कहेंगे कि जो स्विमिंग है, यानी जो तैरना है, यह एक अच्छा अभ्यास है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब भी आप यहाँ देखिए, जब भी आपको ऐसे वर्ब चुननी हो और आगे आपको वर्ब में आईएनजी लगाना हो, तब आईएनजी वाला फॉर्म आप चुनेंगे। यह करेक्ट रहेगा। जब भी आपको स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स रहे और आपको ऐसा वर्ब दे दिया जाए, और भी वर्ब दे दिया जाए, और एक आईएनजी वाला फॉर्म है, तो आईएनजी वाला फॉर्म आप लगाएंगे। चाहे वो स्विमिंग हो, बार्किंग हो, या एवरीथिंग, जो भी वर्ब हो उसमें अगर आईएनजी लगा है तो आप पहले लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप स्टार्टिंग में वर्ब को तभी उपयोग कर सकते हैं जब आप उसमें आईएनजी लगाते हैं। और जब आप आईएनजी लगाएंगे तो यह एक सब्जेक्ट या फिर एक नाउन के रूप में काम करेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्विमिंग, यानी तैरना एक अच्छा अभ्यास है। इसीलिए आपने कहावत भी सुनी होगी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो बार्किंग यानी बार्क यानी तो भौंकना होता है, तो उसमें आईएनजी लगाकर हम उसको नाउन बनाते हैं। वैसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा? वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, और आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। अगर इसमें आपको यदि टू स्विम भी दिखे तो भी राइट होगा, फिर आपको ये नहीं दिखेगा। इन दोनों में से एक को आपको स्टार्टिंग में लगाना, तभी आपका जो वर्ब है वो नाउन का या सब्जेक्ट का काम करेगी। इसको जीरंड कहते हैं, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये तो कहीं से भी नहीं आएगा। तो ये दोनों कभी साथ नहीं आएंगे, और यदि दोनों में से एक आता है तो फिर आपको यहाँ पर पुट कर देना है। आपको देखने को ऐसा सेंटेंस मिलेगा। इधर देखिए, ही इज ऑनेस्ट मैन। अब आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाना, ए, एन और द। आर्टिकल आप सभी जानते हैं, ये दोनों तो एक वचन के साथ लगेंगे, सिंगुलर के साथ में लगेंगे, और इसको हम सिंगुलर के साथ और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि वह एक ईमानदार व्यक्ति, ऐसा ही हम बोलेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर है तो द तो आएगा नहीं। और यहाँ पर साउंड यानी उच्चारण के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपको ए और एन में से लगाना है। यदि व्यंजन का साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो आप ए लगाएंगे, और यदि स्वर का यानी वोवेल का साउंड आ रहा है तो आप एन लगाएंगे। तो आप इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। और आप सभी यहाँ देखकर समझ पा रहे हैं कि ऑनेस्ट जो है यह एक वोवेल है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। आप चाहे इसको देखने पर आपको ऐसा लग रहा हो कि यह कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उच्चारण जो है वो आपका स्वर का हो रहा है, हिंदी के स्वर का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एन आ जाएगा। तो ए आपका यहाँ पर गलत हो जाता है।
यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। द सिग्नल इज ग्रीन, जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता, इसका अर्थ हो रहा है। अब यहाँ पर आप कहा गया कि अंटिल, ड्यूरिंग और व्हाइल में से आपको एक लगाना है। इसका मतलब होता है जब तक, इसका मतलब होता है जबकि या दौरान, और वहीं व्हाइल का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है जबकि। अब आप इसको पढ़िए, तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता, ग्रीन नहीं हो जाता। तो जब तक आप कह रहे हैं तो जब तक के लिए अर्थ कौन सा दे रहा है? अंटिल दे रहा है। तो आपका सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंटिल, कि जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता तुम्हें इंतज़ार करना होगा। यू हैव टू, तुम्हें करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग मतलब जबकि, तुम्हें इंतज़ार करना होगा जबकि सिग्नल हरा नहीं हो जाता, तुम्हें इंतज़ार करना होगा दौरान सिग्नल हरा नहीं हो जाता। तो ये दोनों ड्यूरेशन और जबकि उसी सिग्नल के बीच में से जाने की बात करते हैं जब भी हम लगाएंगे, तो ये नहीं आएंगे। ये कहाँ आएंगे मैं बताता हूँ आपको। ड्यूरिंग और व्हाइल दोनों का मतलब जबकि है। जब आपको कहीं पर ड्यूरेशन पता चले कि मैं जो है 3 वर्षों के लिए जा रहा हूँ, तो 1 साल और तीसरा जो साल है उसके बीच में एक ड्यूरेशन है। तो उस दौरान, जैसे कि आपने 3 घंटे की मूवी देखी, तो मैं 3 घंटे से मूवी देख रहा हूँ, तो उस मूवी के दौरान यदि आप कोई काम करते हैं 3 घंटे के बीच में, तब आप ड्यूरिंग का उपयोग करेंगे। व्हाइल का उपयोग करेंगे तो व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, जैसे कि व्हाइल वाचिंग मूवी, व्हाइल वाचिंग मूवी। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। ड्यूरिंग समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान, तो इसके बाद तो हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। और इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगी यानी संज्ञा आएगी। ये सबसे सही सटीक तरीका है पहचानने का ड्यूरिंग और व्हाइल में से क्या आएगा। ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूट द मनी मतलब पैसों को बांट दो, राम एंड श्याम, राम और श्याम में। जब 2 व्यक्तियों के बीच में बांटने की बात हो और आपको अमंग और बिटवीन दिया हो, तो 2 के लिए मतलब तो इन दोनों का यही होता है कि के बीच में, इसका मतलब यही होता है के बीच में। लेकिन जो बिटवीन है इसका मतलब रहेगा कि 2 के बीच में। तो यहाँ 2 है, राम और श्याम दोनों ही व्यक्ति है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिटवीन, यानी पैसों को राम और श्याम के बीच में बांट दो। अब यहाँ पर राम और श्याम ना होता और ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूट द मनी पीपल्स, यानी लोगों में बांट दो। तो लोग कितने हो जाते हैं? 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। 2 व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, वहाँ लोगों की बात हो रही थी। या फिर आप कहते कि लड़कों को बांट दो बॉयज़, या आप कह सकते हैं कि बच्चों को बांट दो चिल्ड्रंस। तो ये बहुवचन हो गए और 2 से ज़्यादा हो गए। तो जब 2 से ज़्यादा की बात होती है, यानी 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, तब आप अमंग लगाते हैं। और 2 के लिए आप बिटवीन लगाते हैं। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही थे, तो आपने बिटवीन लगा दिया। तो अमंग और बिटवीन का मतलब आपको समझ में आ गया कब आपको क्या लगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग चिल्ड्रंस, यानी मिठाई को बच्चों में बांट दो, तब वहाँ पर अमंग लगाते हैं। मोहन डाइड मलेरिया, ये सेंटेंस बहुत पूछा जाता है। डाइड मलेरिया, ऑफ, फ्राम और फार। आप यहाँ पर देखिए, मोहन जो है मलेरिया से, यानी किससे मर गया? मलेरिया से मर गया। तो ऑफ का मतलब होता है काकी के, अगर देखा जाए तो। फ्रॉम का मतलब होता है से, और फॉर मतलब के लिए। तो मोहन डाइड फॉर मलेरिया, मोहन मलेरिया के लिए मर गया? नहीं। मोहन मलेरिया कब मर गया? तो ऑफ भी अभी नहीं आ रहा है। मोहन मलेरिया से मरा या मर गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल राइट। लेकिन यहाँ पर ये फ्रॉम भी नहीं आएगा, यहाँ पर राइट रहेगा आपका ऑफ। हमेशा जब भी आपको डाइट दिख जाए यहाँ पर, और यहाँ किसी बीमारी का नाम दिख जाए, टीबी, मलेरिया, कोरोना, हैजा, प्लेग, ओवरऑल दुनिया में जितनी बीमारी है, अगर उससे कोई व्यक्ति मरा है, यहाँ पर डाइट दिखे और यहाँ पर एक बीमारी का नाम आ जाए, तो आपको आंख बंद करके यहाँ पर ऑफ लगा देना है। मोहन डाइड ऑफ मलेरिया, टीबी, कोरोना, लेकिन यहाँ पर डाइड होना चाहिए। अगर मोहन इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता, मतलब ये बीमारी अभी कंटिन्यूस के शरीर में होती, ये मरा नहीं होता, तो फिर आप यहाँ सफ़र होता, फिर क्या होता? सफ़र। जैसे कि हम लिखते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर सफ़र होता, तो फिर यहाँ पर फ्रॉम हो जाता। हमेशा सफ़र के बाद फ्रॉम आता है और डाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, लेकिन यह बीमारी का नाम भी होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर ऑफ रहेगा। श्याम इज देन सोहन, श्याम क्या है? सोहन से। टालर मतलब, इसका मतलब होता है से लंबा। ये डिग्री है आपकी, डिग्री आप एडजेक्टिव से, यानी एडजेक्टिव से हम डिग्री बनाते हैं, वो डिग्री है। तो आपकी जो पहली पॉजिटिव डिग्री वह टाल है, सेकंड नंबर की कंपेरेटिव डिग्री है टालर, और थर्ड नंबर की आपकी टोलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और जहाँ पर EST दिखे इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और जब भी आपको यदि इसमें आर्टिकल उपयोग करने को कहा जाए तो आपको द लगाना है, द आर्टिकल का उपयोग करना है इसके आगे। ये बात की बात है।
अब यहाँ पर टालर दिया है, टाल दिया है, इसका मतलब होता है से लंबा, इसका मतलब लंबा और इसका मतलब सबसे लंबा। तो यहाँ पर आप देखिए कंपैरिजन या तुलना की जा रही है और इस डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री। तो तुलना करने में हमेशा इसी डिग्री का उपयोग करते हैं और इसके बाद हमेशा देन आएगा। तो क्या इसको मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ पर देन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, टालर, श्याम इज टालर देन सोहन। यानी आपको देखना है कि देन आ रहा है तो आपको ER वाली डिग्री लगा देना है, या फिर मोर, जिसके आगे मोर, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल वाली लगा देना है आपको। लेकिन यहाँ पर देन होना चाहिए, तब आप कंपेरेटिव सेकंड वाली डिग्री लगाएंगे। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में द होता, श्याम इज द, तो फिर आप क्या लगा देते, टालिश लगा देते। और अगर आपको सेंटेंस में कहीं एज दिख रहा है, उसके बाद कुछ खाली स्थान है और फिर एज दिख रहा है, तो फिर आप क्या लगा देते, टाल लगा देते। सिंपल। अब हम देखते हैं आपके 8 से लेकर 15 तक के फिल इन द ब्लैंक्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। यहाँ पर अब आप 8 नंबर वाला आपका सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स, यानी विद्यार्थियों को उनके टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो क्या हमारे पास चाहिए के लिए सूटेबल यहाँ पर वर्ड्स दिया है, ये देखते हैं। तो सूट का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए या जरूर चाहिए, तो इसका मतलब भी चाहिए हुआ, और आउट का मतलब भी यही होता है, चाहिए। अब सोचो, तीनों चाहिए सर और यहाँ भी हमें सिर्फ चाहिए, तो क्या लगाएंगे। तो यदि आपको सूट लगाना हो तब आप किसी व्यक्ति को यदि सलाह देते हैं तब आप बोलते हैं जैसे कि यू शुड स्टडी रेगुलरली, तुम्हें रेगुलर जो है स्टडी करना चाहिए। यू शुड वेकअप अर्ली इन मॉर्निंग, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। ये सलाह है, ये वो माने या ना माने, तब हम सलाह के रूप में लगाएंगे सूट को। यहाँ पर कोई सलाह नहीं दी जा रही, स्टूडेंट्स को जो है उनके टीचर का सम्मान करना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यह एक नैतिक मूल्यों की बात हो रही है कि एक स्टूडेंट में यह तो गुण होना चाहिए कि वो अपने टीचर का सम्मान करे। तो इसको आप कहेंगे नैतिक मूल्य वाली बात। तो जब भी नैतिक मूल्य वाली बात होती है तब हम आउट का उपयोग करते हैं, और आउट के बाद हमेशा टू आता है, लेकिन ना यहाँ पर टू है, नहीं है। स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स, यहाँ पर टू नहीं है, ना ही हमें इसमें टू दिया है, तो भी हम इसको नहीं लगा सकते। फिर हमें जो बचा है मस्ट यानी जरूर चाहिए, तब ये हमें लगाना होगा, स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स, स्टूडेंट को अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, जरूरी है। लेकिन मस्ट का लगाने का मतलब यह हो जाएगा कि बहुत ज़रूरी है, यदि आप नहीं लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपकी हानि हो जाएगी। लेकिन हमारे पास आउट के बाद टू नहीं था, इसलिए हमें इसको लगाना पड़ता। लेकिन सबसे सूटेबल यदि देखा जाए तो यहाँ पर आउट टू होगा, और ये कोई सलाह नहीं है, यह नैतिक कर्तव्य मूल्यों की बात है, आपके मोरल्स क्या क्या है, तब आप यहाँ पर मस्ट या फिर आउट लगाते हैं। आउट ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन टू नहीं दिया है, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पर मस्ट लगाना पड़ रहा है। आगे बात समझ में, ऐसे आपको समझना है। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, जो चंद्रमा है वह धीरे चलता है और शांति से चुपचाप चलता है। अब आर्टिकल में आपसे कहा गया है कि आपको ए, एन और द इनमें से लगाना है, तो आप सभी जानते हैं एक वचन में ए एन लगाते हैं तो आप कहेंगे एक वचन है। लेकिन आप देखिए, जब भी आपके डेफिनेट वस्तु का नाम दिया हो, डेफिनेट नाउन का नाम दिया हो, जो कि दुनिया में इकलौती अकेली उसके जैसा और कोई ना हो, तब आप क्या लगाते हैं, तब आप लगाते हैं द आर्टिकल। तो मून भी आपका पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में जो आपको दिखता है वह एक ही है, इसलिए आपका यहाँ पर द मून सही हो जाएगा। द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, क्लियर है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस, वह बस का इंतज़ार कर रहा है सुबह से। फार और सिंस में से आपको लगाना है, तो आपका जो फार है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी अनिश्चित समय के लिए आता है, और सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी निश्चित समय के लिए आता है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, यानी जो दिन के समय के नाम है, जैसे कि आप बोलते हैं नून, आफ्टरनून, इवनिंग, यह सभी आपके निश्चित समय ही है, तो इसके लिए इसके आगे क्या आ जाएगा, सिंस। अनिश्चित के पहले आएगा जिसमें आपको पता ना हो कि समय दिया है वो निश्चित है या नहीं, तो अनिश्चित के साथ आएगा, और यह निश्चित के साथ आएगा। निश्चित क्या, समय। तो मॉर्निंग, अगर यहाँ पर कोई ईयर होता 2018 तो भी आप सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता 4 डेज, तो कौन से 4 दिन नहीं पता, 4 मंथ, 4 ईयर, तो ये अनिश्चित समय है, तो फिर यहाँ पर 4 आ जाता, तो यहाँ पर भी सिंस आएगा। ही वॉज अपसेंट, वह अनुपस्थित था। ही वॉज सिक, वह बीमार था। वह अनुपस्थित था मतलब वह अपसेंट था क्योंकि वह बीमार था, ऐसा हम कहेंगे। तो क्या हमारे पास क्योंकि वाला शब्द कोई दिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जबकि, मैंने आपको बताया इसका मतलब भी होता है जबकि, और इसका मतलब होता है क्योंकि। हमें क्या चाहिए, ही वॉज अपसेंट, वह क्या था,
वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पर विकास सही हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि वह अनुपस्थित था जबकि वह बीमार था, तो यहाँ पर यह भी सूटेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर विकास ही आएगा, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था, यानी कारण क्या था, बीमार था। द डक इज इन द टैंक। अब यहाँ आप देखिए जो डक है यानी बतख है वह क्या है, इज मतलब आपका कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, और यहाँ पर बाय वगैरह वाली कोई बात नहीं हो रही है। तो जो बतख है वह टैंक में तैर रही है, तो जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी आएगा। तो आप यहाँ वर्ब देखिए इसमें एस लगा है, गलत हो गया। ये वर्ब देखिए इसमें आईएनजी लगा है, राइट हो गया, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग कर आता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्विमिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी कंटिन्यूस टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग जाता है। आई विश आई अ किंग, यहाँ पर वर आएगा कि वाज आएगा, तो आप कहेंगे कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं राजा होता। जब भी हम इच्छा जाहिर करते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आई के साथ वाज आता है, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है। लेकिन जब आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मैं पायलट होता, काश ऐसा होता, तो यहाँ पर विश है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो तब यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा, जब भी इच्छा वाली बात हो। आई वर किंग, आई वर अ कलेक्टर, काश आई विश आई वर कलेक्टर, कि मैं कलेक्टर होता, तो ऐसा। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, आपसे कैन और मे का उपयोग करना है, दोनों का मतलब सकता है या सकना होता है। क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो? आप उसे परमिशन नहीं ले रहे, आप उससे पूछ रहे हैं। जब आप किसी से अनुमति लेते हैं कि मैं आई कम इन, आप अनुमति लेते हैं उसके किसी सामान की, या आप परमिशन लेते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर आप बोलते हैं कि मे आई यूज योर पेन, मैं क्या आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ, तब आप मे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम यह बॉक्स उठा सकते हो, तो आप उसे परमिशन नहीं मांग रहे हो, आप उससे पूछना चाह रहे हो कि क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो, मतलब तुम में इतनी एबिलिटी है, इतना सामर्थ्य है, इतनी ताकत है। तो जब भी आप किसी की क्षमता, सामर्थ्य, एबिलिटी की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तब आप कैन लगाते हैं। तो यहाँ पर उस बॉक्स उठाने की उसमें क्षमता है या नहीं ये पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन। कोई परमिशन नहीं ली जा रही, परमिशन ली जाती तो हम मे लगा देते हैं। ही पुट द बॉक्स द टेबल, उसने बॉक्स को टेबल पर रखा। इसका मतलब होता है पर, इसका मतलब होता है मे, और इसका मतलब होता है के लिए। उसने बॉक्स को टेबल के लिए रखा, नहीं। उसने टेबल में रखा, नहीं। उसने टेबल पर रखा, बिल्कुल राइट। और जब भी एक कोई वस्तु जो कि स्टेबल है उसके ऊपर दूसरी वस्तु स्टेबल रूप से रखी हुई है, जैसे कि आई पुट दिस मार्कर ऑन माई हैंड, यानी मैंने इस मार्कर को अपने हाथ पर पुट कर दिया, तो ये वस्तु इसके ऊपर रखी हुई है, कोई गति नहीं कर रही है, स्थिर अवस्था में है। तो ऐसी स्थिर अवस्था में जब दो वस्तु एक दूसरे से सटी हुई हो, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से सतह या सरफेस से सरफेस मिली हुई हो और विराम अवस्था में हो, तब आप ऑन लगाते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि द ग्लास ऑन द टेबल, जो ग्लास है वह टेबल पर है, टीवी ऑन द टेबल, फ्रिज ऑन द टेबल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, टेबल पर होना चाहिए विराम अवस्था में, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपने यदि यह वीडियो देख लिया तो सफिशिएंट है कल के पेपर के लिए। आप इसी एग्जाम्पल्स की जो है प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। इसके बाद डुएस डायरेक्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपके 10 डुएस डायरेक्ट कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल के एग्जाम के लिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे कल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।